वक्त बहुत बीत गया, लेकिन आज जब आप यहाँ यंगस्टर्स के बीच मौजूद हैं, कोई किस्सा, कोई कहानी उन दिनों की? तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। बनारस जाना तो चंचलता की पोटली अपने शहर छोड़ जाना। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। नीम ख्वाबी में उगते हुए सूरज की लाली हो तुम, मेरी सुबह की चाय की पहली ख्वाब थी वो मेरा ख्वाब ही रह गई, सरफिरी सी न जाने कहाँ बह गई। निजामुद्दीन दरगाह के आंगन में हम एनडीटीवी इंडिया पर क्रिएटर्स मंच की एक खूबसूरत महफिल आज आप सबके लिए सजा रहे हैं। आज आप दिल्ली में हैं तो पुराने दिनों की याद तो ज़रूर दिलाऊंगी। दिल्ली की चाय मिस करते हैं, गोलगप्पे मिस करते हैं, छोले भटूरे मिस करते हैं, मंडी हाउस मिस करते हैं, कनॉट प्लेस मिस करते हैं। कहाँ था अड्डा आपका? जितनी चीज़ें आपने बताई वो सारी चीज़ें मिस करता हूँ, और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो दौर, वो टाइम, वो वक्त, वो भी बहुत मिस करते हैं। और स्पेशली सर्दियाँ बड़ी होती थी यहाँ पे। बॉम्बे में तो सर्दी नहीं होती हाँ, है। बम्बे में सर्दी नहीं होती, इसलिए हमेशा जब भी याद आता है मेमोरी में तो दिल्ली की सर्दियाँ ही याद आती हैं। तो वो ऑफकोर्स सारी चीज़ें मिस करते हैं, स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया कनॉट प्लेस और मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, वहाँ पे खाना खाने जाना, वो ऑफकोर्स सारी चीज़ें मिस होती हैं। मेथड एक्टिंग की सब बातें होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे पहलू की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आई डोंट नो इससे पहले कितने इंटरव्यूज़ में आपने उस पर बात की हो या नहीं की हो, बट ऑडियंस ज़रूर मुझसे अग्री की थी। मैं भी कुछ दिन पहले आपकी फिल्म थम्मा देख रही थी और मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, उसके शेड्स बहुत पसंद आए, लेकिन एक ध्यान जो मेरा सबसे ज़्यादा गया आपकी हंसी पर। आप जिस तरह से हंस रहे थे उस फिल्म में, और उस हंसने में एक एक्सप्रेशन बहुत अलग तरह का था। लेकिन आपके लिए वो पर्टिकुलर पोर्शन क्या है एक्टिंग का? मैं तो हर एक्टर से यही बोलता हूँ कि लक पे थोड़ा कम विश्वास करें, प्रैक्टिस पे ज़्यादा करें। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है ना। अक्सर मैंने ये सुना है बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स को बोलते हुए कि लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आई एम टेलिंग यू कि लक कोई काम नहीं करता। मेरे साथ तो नहीं किया, बाकियों के लिए करता होगा। मेरा लक पे 0% बिलीफ है। अगर हम लक के ऊपर बात करते हैं ना, तो ना आप इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रैक्टिस वैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आराम से चादर तान के सो जाओ, जब लक होगा तो मिल जाएगा चीज़ें। तो ये चीज़ें ना बोलनी नहीं चाहिए। आप अगर इंस्पायर करना है किसी को तो उनको बोलोगे यार ट्रेनिंग लो, एजुकेशन लो, प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि अगर सामने वाले, जब आप किसी के सामने जब खड़े होते हैं ना, तो वो आपको इग्नोर कर ही ना सके। इतनी प्रैक्टिस कर लो। अगर 10 बार भी आपको सक्सेस नहीं मिले, 11वीं बार भी करो। लोग आई थिंक 30-40 साल में बोले थे ये बहुत कर लिया मैंने, अब शायद नहीं मिलेगा। नहीं, ज़रूर नहीं, हो सकता 50 साल में मिले। क्यों पीछे हट रहे हो यार? 50 साल में भी सक्सेस मिलती है, ऐसी बात थोड़ी है। दोस्तों, कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, और जब उन शब्दों को एक मखमली आवाज़ भी जुड़ जाए उसमें, तो वो एहसास बनकर दिलों तक उतर जाती है। और ऐसी ही मखमली आवाज़ के जादूगर आज हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पंकज जीना का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कहा कि काशी ने आप पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, वहाँ पर आपका रहना भी हुआ। क्या वो छाप थी जो आपके भीतर तक असर कर गई, और किस तरह से आप उसे बयां करना चाहेंगे? बनारस एक ऐसा शहर है जिसे आप एक दिन में कभी नहीं समझ सकते। जैसे मंदिर में जाते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं, भगवान से ध्यान लगाते हैं, उसके बाद जुड़ना होता है ना, बस वैसा ही है बनारस। बनारस दुबई नहीं है कि आप गए एक दिन में बुर्ज खलीफा देखा, ये वो देखा, मॉल में ख़रीदारी करी और वापस आ गए। बनारस जाने के लिए आपको थोड़ा सा दिल लगाना पड़ता है, उसके बाद आप पहुँचते हैं बनारस। होंगे आप बड़े साहब अपने शहरों में, होंगे आप बहुत बड़े उस्ताद अपने शहरों में, मगर बनारस जाना तो चंचलता की पोटली अपने शहर छोड़ जाना। मोटी सी तूंत लटका हुआ आदमी अगर तुम्हें दिखाई दे बनारस में, तो ये मत समझना किसी जल्दी में। आगे जाकर चाय की दुकान पर घंटों बातें करेगा। पान वाला जल्दी पान नहीं देता, चाय वाला जल्दी चाय नहीं देता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जा चला जाना है यहाँ। तो बनारस वो शहर है जो ठहरना सिखाता है, थमना सिखाता है। कोई पगला सा आदमी दिखे तो इसे मत समझिएगा कि ये पगला सा है, हो सकता है आपके ज्ञान का तिया पाँचा कर दे।
तो ये है बनारस शहर। बनारस शहर को समझने के लिए बनारस जैसा ही शांत, धीर, गंभीर और सब कुछ छोड़ देने वाला इंसान होना चाहिए, तब जाकर बनारस आपको समझ आता है। और बनारस से चले जाने के बाद आपको ज़्यादा याद आता है। आलोक जी हमारे बीच अब मौजूद हैं। वैसे तो आलोक जी के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे परिचय हो सकते हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है मैं तो उस पर बात करूंगी। और मुझे लगता है यही जब हम किसी क्रिएटर्स मंच पर बैठे हों तो वहाँ पर मौलिक विचार की बात सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आपसे जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं आपकी कुछ पुरानी रचनाओं का भी जब जिक्र कर रही थी, लेकिन मैं बार बार शिव तांडव स्तोत्र पर अटक जाती हूँ। असली में होता यह है कि आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आपकी भाषा बनती है, या यूँ कहिए कि भाषा के अनुरूप आपका व्यक्तित्व बनता है। तो यहाँ मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा कि दशानन रावण जो परम विद्वान थे, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े अहंकारी भी थे, तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जब उनके पास भाषा आई तो वो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व लंब लंबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम, वो भाषा आई। तो उसको समझ पाना बहुत कठिन हो रहा था, और मैंने कोशिश की कि वो उसी छंद में कुछ इस तरह से बना कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आपके सामने हैं हमारे इमोशंस को शब्दों में पिरोने वाले मशहूर गीतकार इरशाद कामिल साहब। इरशाद साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पर। आपके हिसाब से इश्क क्या है? एक भावना है, संघर्ष है, या एक अनुभव है? और एक आपकी बड़ी मशहूर रचना है, वो लड़की ना जाने कहाँ होगी। हाँ, इश्क मेरे लिए जो आपने कहा उनमें से कुछ नहीं है। इश्क मेरे लिए मेहनत है। इश्क एक बहुत ही नाजुक घर में रखा हुआ पौधा है। आपको पता होना चाहिए उस घरेलू पौधे को कब धूप चाहिए, कब पानी चाहिए, कब हवा चाहिए, कब उसको खिड़की से बाहर रखना है, कब उसको खिड़की के बाहर से उठा के अपने ड्राइंग रूम में रख लेना है। इश्क एक सही मिकदार में हवा, धूप और पानी मांगता है। हम यही भूल जाते हैं, इसीलिए वो पौधा सूख जाता है। और रही बात वो लड़की की, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। वो लड़की न जाने कहाँ होगी जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, अपना दिल जिसके लिए बेहद वफादार था। आज फिर याद आई अचानक वही जिसको भूले नहीं मेरे पिछले बरस। बात बनके जो निकली ज़बां से कभी, अश्क बनके कभी जो गई है बरस। जहन के कागज़ों में जवां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गर्क हो गए थे जवानी के सारे वरक, पेजेस वरक। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गर्क हो गए थे जवानी के सारे वरक। अपने घर के मसाइल में उलझी हुई बात करती भी थी तो नजाकत भरी, उस पे नजरें थी सारे शहर की मगर आंख अपनी थी उस पे हिफाजत भरी। अब यकीन होगी या कि गुमा होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। सरफिरी सी न जाने कहाँ बह गई। मेरे कमरे में बिखरी किताबों पे जो लिख देती थी उन सारे ही नामों को जिनको लेके मैं उसको बुलाता था। उस पगली पे जब प्यार आता था, जाने किस अजनबी का जहां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। आप कौन सी पाठशाला में गए हैं? धरती पे कोई भी स्कूल जो है वो
माँ बाप से बढ़ के नहीं है। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। दिल है बेताब बहुत, देखिए क्या होता है। उड़ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परितोष, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कौन सी पाठशाला में गए हैं? आपका सवाल ये था कि कौन सी पाठशाला में गया। मुझे लगता है कि धरती पे कोई भी स्कूल जो है वो माँ बाप से बढ़ के नहीं है। बाप जो है वो हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है, माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। इससे बड़ी पढ़ाई कुछ नहीं है धरती पे। पिता पे हमने कविता लिखी थी, सुनिए। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे घिस जाते हैं। घर में जब सबके नए जूते आते हैं बाप के तलवे खिंच जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आ जाए तब तक वो पास रहता नहीं। ये कहते हैं कि इनकी फितरत है मस्तानी। ये कहते हैं कि इनकी नस नस में है माँ, मातृभूमि और मोहब्बत। कभी प्रेम को सुर दिया, कभी इतिहास को आवाज दी, तो कभी राष्ट्रभाव को एक नई ऊर्जा दी। मनोज मुंतशिर शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा कद तो कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद हुए। वाह, क्या बात है। तो जब ऐसी लाइनें आप लिखते हैं तो आपको क्या पहाड़ों पर जाना पड़ता है, हिमालय की शरण में जाना पड़ता है, या फिर पड़ोसी झगड़ा कर रहे हो, घर में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही हो, घर में बेटा शोर मचा रहा हो, तब भी लिख लेते हैं? ये जो लग्जरी है ना कि कोई जाके पहाड़ों पे लिखता है, कोई समंदर किनारे लिखता है, ये उनके लिए होगी जिनके लिए लिखना रोजी रोटी का जरिया नहीं है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बताऊं तो अगर मैं 21वीं सदी का राइटर हूं जिसके लिए लिखना ही उसके किचन की आग को जिंदा रखता है, मेरे लिए लिखना ही मेरी ज़िंदगी को चलने का एक ईंधन देता है, तो जब मुझसे कहा जाता है, जब ज़रूरत होती है, मैं लिखता हूं और लिखना पड़ता है। अमेठी से मुंबई तक का सफ़र जो आपका रहा, संघर्षों से भरा रहा, लेकिन आपने बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन इस संघर्ष में, इस जर्नी में बहुत कुछ छूटा भी होगा, तो अपने शब्दों में बताइए कि क्या क्या छूट गया अमेठी से मुंबई तक में? अमेठी ही छूट गया। जो सबसे बड़ी चीज़ छूट सकती थी मेरी मातृभूमि थी। मैं गौरीगंज की पैदाइश हूँ और तकरीबन 22 साल मैं वहाँ पला बढ़ा। लोग अक्सर बोलते हैं कि मनोज मुंतशिर सेल्फ मेड है, और मैंने हर बार कहा है कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता कि मनोज मुंतशिर सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड कोई नहीं होता। खाली आपको जब इमारत खड़ी हो जाती है तो उसके बुनियाद में रखी हुई ईंटें नज़र नहीं आती हैं तो आप बोलते हो ये तो अपने आप खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरे अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, सब मेरे गौरीगंज की दी हुई है। आप पूछ रही हैं क्या छूटा? मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है। मेरे दिल में मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। जल्दी आओ, चाय ठंडी हो रही है। तो इस कविता का नाम है चाय ठंडी हो रही है, क्योंकि ठंडी चाय किसी को नहीं पसंद है ना। आज के अखबार की सबसे अच्छी खबर हो तुम, जो अच्छी खबर के इंतजार में है उनके लिए सब्र हो तुम। दिन चढ़ने का हल्ला और शोर हो तुम, उड़ती पतंग की लहराती हुई डोर हो तुम, नीम ख्वाबी में उगते हुए सूरज की लाली हो तुम, मेरी सुबह की चाय की पहली प्याली हो तुम। वाह वाह, अपने लिए तालियां बजाइए पोएट्स। किसी सरकार के खारिज वादों से नहीं हो तुम, शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों से नहीं हो तुम,
नहीं हो तुम बदलते मौसम की तरह या क्रिप्टो करेंसी के अटपटे कॉइन्स की तरह। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम हो तुम, भागती दौड़ती माँ के 2 पल का आराम हो तुम, गली में खेलते हुए बच्चों की मुस्कान हो तुम, जिसकी बैटिंग में सेंचुरी लग गई है उसकी शान हो तुम। देखो सब्जी वाला भी तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है अपने ग्राहक को। नफा और नुकसान की बात नहीं, लोग तरस रहे हैं तुम्हारी आहट को। तुम्हारे लिए आज ना जाने कितनों ने दिल से मन्नत मांगी है, मैंने भगवान का नंबर डाल किया तो बीप बीप उनकी लाइन भी बिजी आती है। बाबा के ऑफिस का लंच ब्रेक हो तुम, शर्मा जी के बेटे की फर्स्ट डिवीजन का केक हो तुम, फाइलों के बीच रखा हुआ एप्रिसिएशन लेटर हो तुम, कैंटीन के खाने से तो थोड़ी बेटर हो तुम, घर के टिफिन के सबसे नीचे वाले डब्बे में रखी गुड़ की डाली हो तुम, मेरी दोपहर की चाय की पहली प्याली हो तुम। कैफी ने सिगरेट जलाया, बाल पीछे किए और अपनी घन गरज वाली आवाज में औरत नज्म पढ़ना शुरू किया। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर ही मचलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। क्या बात है। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। कि गमी मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, गमी मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, दिल है बेताब बहुत देखिए क्या होता है। उड़ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत खड़ा हूं आज सबके सामने, प्यास की सूरत खड़ा हूं आज सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। लहराती बल खाती चिड़िया हवा से कहती लगती है, उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी लगती है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। सुने ये शेर बतौर खास एनडीटीवी की में शेर, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना,
तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के, वरना मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। क्या बात है, जोरदार तालियां। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के, वरना मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। दिल्ली की जो साहित्यिक विरासत है उसको मैं आज के वक्त में अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ूंगी। अभी यहाँ आपके पीछे अगर आप इस मंच की साज सज्जा भी देखें, वहाँ पर सरोजनी नायडू जी का पोस्टर लगा है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर गालिब साहब हैं, एम एफ हुसैन साहब है, दादा साहब फाल्के हैं, वहाँ कबीर जी का पोस्टर लगा है, उनके शब्द अंकित हैं, अमृता प्रीतम है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन सब चेहरों के बीच और इन सबका लिखा हुआ जो हमारे हाथ में मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लिख लेगा सर ये सब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास वो सब कुछ है जो कहा जा चुका है, और सबसे सुंदर गीत तो अभी तक लिखा नहीं गया, और सबसे सुंदर ख्वाब तो अभी तक देखा ही नहीं गया। तो आपके पास डेटा कहाँ से आएगा उसका? चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। तो ये सत्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से लाए? दोबारा मैंने लिखा एक गीत, लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, और एक ऐसे सीन पर लिखा जहां पर एक मां को अपने उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और वो रिसीव करना है उसे, कि लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। अब वो बच्चा कह रहा है क्या बताऊं माँ कहाँ हूं मैं, मैंने झरने से पानी तोड़ के पिया है, गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहा जा चुका है उससे चुनता है, पर जो अव्यक्त है, जो अनएक्सप्रेस्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से घटाते जिमेरा हमारी उतारा, शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा